हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे गद्य संकलन का जो लास्ट चैप्टर है उसका जो बाकी का पोर्शन बचा हुआ है हम उसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आज करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में हमने अपना मजबूरी कहानी का जो फर्स्ट पार्ट था हमने वो देखा था। अब हम अपना सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हमने क्या देखा कि ये जो कहानी है ये एक बूढ़ी दादी के बारे में है जो कि अपने बेटू मतलब अपने पोते से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और एक बार जब उनके पास उनका बेटा पोता और बहू आने वाले था तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी बहुत ज़्यादा तैयारी कर रही थी। और जैसे ही उसके बहू वहाँ पे आते हैं तो वो बहुत उत्साह के साथ उनका स्वागत करती है। लेकिन उनके लिए और एक खुशखबरी हो जाती है और वो ये है कि उनके बेटे और बहू ये सोचते हैं कि हम अब से जो हमारा बच्चा है यानी कि दादी माँ का जो पोता है उसे दादी के पास ही छोड़ेंगे, यानी हमारी दादी माँ के पास ही उनका बेटा जो है वो रहेगा। तो इस बात को लेकर दादी और खुश हो जाती है कि मेरा बेटू मेरे पास रहेगा। तो ये चीज़ और कैसे वो उनका पालन पोषण करती थी वो हमने कल देखा था। अब आज हम उसके आगे देखने वाले हैं कि वो जो अटूट प्रेम अपने पोते से करती थी और जिसके अंदर में आकर उन्होंने अपने पोते का लालन पालन किया था, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हुआ। अब तक हमने ये देखा है कि दादी जो है वह बेटू का लालन पालन कर रही है, लेकिन उस लालन पालन का जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो कल का लास्ट जो पैराग्राफ था उसमें हमने बेसिकली यही देखा था कि वो कैसे करती थी। उन्होंने अपने घर में एक दीवार घड़ी मंगा के रखी हुई थी और ये दीवार घड़ी जो है वो उनके पति के दवाई दुकान से लाई गई थी। और यूँ तो उन्हें समय देखना नहीं आता था पर उन्होंने अब समय देखना भी शुरू कर दिया था, समय देखना भी वो सीख गई थी। तो यही सब बातें हमने कल वहाँ पे देखा था। आज हम बाकी का देखते हैं। तो 20 दिन बाद जब बहू ने अपनी माँ के घर प्रयाण किया तो बेटू ने ना जिद की ना वह रोया ही। माँ के कड़े नियंत्रण के बाद दादी के असीम दुलार में रहना, जहाँ कोई बंधन नहीं अंकुश नहीं, बेटू को बड़ा अच्छा लगा। बहू चली गई, अम्मा ने निश्चिंतता की एक सांस ली। महीने बीतते बीतते खबर आई कि बहू को दूसरा भी लड़का हुआ है। अम्मा की छाती पर जैसे एक भारी बोझ हट गया। संशय का एक कांटा जो रमा के जाने के बाद भी उनके मन में चुभा करता था वह भी निकल गया। बेटू अब मेरा है, पूरी तरह मेरा है, यह भावना उसी दिन पूरी तरह उनके मन में जम पाई। अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जिस दिन उनके बेटे और बहू उनके पास आए थे तो उसके 20 दिन बाद, माने कल जो चीज़ हमने देखा उसके 20 दिन बाद अब जो रमा है मतलब उनकी जो बहू है वह अब अपने मायके जा रही थी। लेकिन नॉर्मल केस में यही होता कि बेटू अपनी माँ के लिए जिद करता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेटू को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी माँ मायके जा रही है। तो इस बात को लेकर वो जो अम्मा रहती है वो बहुत खुश होती है कि अब बेटू भी मेरे साथ घुल मिल गया है, क्योंकि जब बेटू अपने माँ के यहाँ रहता था तो उसके ऊपर में बहुत सारा बंधन था कि उसकी माँ उसको ये नहीं करने देती थी वो नहीं करने देती थी। लेकिन अब वह पूरी तरह से स्वतंत्र था, उसको जो मन में आता था वह कर सकता था, क्योंकि दादी माँ के प्रेम के आगे कोई उसमें बैरियर्स नहीं होते हैं कि तुम ये मत करो वो मत करो। मतलब सिंपल सा बात है कि उतना स्ट्रिक्ट या फिर मैं कहूँ तो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं थी उसकी दादी। तो इसलिए उसे बहुत अच्छा लग रहा था और यही कारण था कि जब उसकी माँ मायके जा रही थी तो भी उसे इस बात का ज़रा भी दुख नहीं हुआ। और कुछ महीने बाद उन्हें यह भी खबर पता चली कि उनका दूसरा पोता हुआ है और इससे उनका एक बहुत बड़ा जो बोझ था वह टल गया। और वह बोझ क्या था कि अगर किसी भी कारणवश
दूसरा बच्चा नहीं होता है, मतलब कुछ भी अगर हो जाए तो हो सकता था कि उनकी जो बहू है वह बेटू को अपने पास बुला ले, क्योंकि जब एक ही बच्चा रहेगा और जब किसी का बच्चा मतलब नुकसान हो जाता है तो उसमें बहुत चांस था कि वह बेटू को बुला लेती वापस अपने पास। लेकिन अब क्योंकि दूसरा बच्चा हो ही गया था तो अब नेग्लिजिबल चांस था कि उनकी बहू बेटू को अपने पास बुलाएगी। तो वो अब पूरी तरीके से सिक्योर्ड हो गई थी कि कोई भी अब उनके बेटू को उनसे अलग नहीं करेगा। जाने से पहले रामेश्वर ने अम्मा और पिताजी के लिए ढेर सारे कपड़े बनवाए थे। अम्मा सारे मोहल्ले की औरतों को दिखाती फिरती, जो कोई आता उसी से कहती, अम्मा के पीछे तो बस रामेश्वर पागल है ना आगे की सोचता है ना पीछे की, उसका बस चले तो मुझ पर ही यह सारा घर लुटा दे। लाख मना करती रही, पागल ने एक बात नहीं मानी। अब बुढ़ापे में यह 26 साड़ियाँ पहनकर कहाँ जाऊंगी। पर वह क्यों सुनने लगा। उनकी झुर्रियों भरे चेहरे पर चमक आ जाती और वे आंखें मूंद कर अपने बेटे के चिरायु होने की कामना करती। अब जब वह सब वापस मुंबई जा रहे थे तो उसी समय पे जो उनका बेटा था उसने उनके लिए बहुत सारी सामान खरीद दी, बहुत सारी साड़ियाँ कपड़े उनके लिए खरीद दी। तो वो इस बात से बहुत खुश थी, और जो कि गांव घर में होता है कि जब भी किसी का बेटा किसी के लिए कुछ करता है तो वो सारे आस पड़ोस के लोगों को बताती है। तो वही जो है वो आस पड़ोस के लोगों के सामने में इतरा रही थी कि मेरा बेटा मुझ पर जान लुटाता है। उसे मैंने बार बार मना किया कि यह सब मत कर, लेकिन वह पागल है, वो कोई सुनेगा थोड़ी। तो ये तरह तरह की बातें थी जो कि वह आस पड़ोस के लोगों के सामने अपने बेटे की तारीफ करते हुए करती थी। और वो यही सोचती थी कि उनका बेटा चिरायु का मतलब जिसकी बहुत लंबी उम्र होती है, तो वह अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना करती थी। जब रामेश्वर के जाने का समय आया तो उन्होंने रो रो कर घर भर दिया। हिचकियां लेते हुए बोली, देख रामेश्वर, यह 3-3 बरस तक घर का मुंह न देखने वाली बात अब नहीं चलेगी। साल में एक बार तो आ ही जाया कर मेरे लाल। नौकरी की जगह नौकरी है और माँ बाप की जगह माँ बाप। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, किसी दिन भी आंख मूंद रह जाएगी तो मैं तेरी सूरत को भी तरस जाऊंगी। सो कम से कम अपने इस बुढ़िया माँ को। पर वे आगे कुछ नहीं कह सकी, बस फूट फूट कर रोने लगी। आंसू भरी आंखों से वे रामेश्वर को तांगे को तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके बाद उन्होंने कसकर बेटू को अपनी छाती से चिपका लिया। अब जो हमारी दादी माँ है वह ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने बेटू को ही असीम प्यार करती थी, उनका यह प्यार अपने बेटे रामेश्वर के लिए भी था। और इसीलिए जब रामेश्वर फिर से मुंबई जा रहे थे तो उन्होंने रोते हुए सर में कहा कि ये 3-3 साल तक घर आना ऐसा मत किया कर, तू एक बार साल में तो आ ही जाया कर। नौकरी तो नौकरी है ही, लेकिन माँ बाप को भी थोड़ा ख्याल दे। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, किसी दिन मेरी अगर मौत हो गई तो मैं तेरी सूरत को तरसूंगी। और इसके बाद वह रोने लग जाती है। मतलब उनका जो प्रेम था वह अपने पोते के लिए तो था ही, लेकिन अपने बेटे के लिए भी उतना ही था। इसीलिए जब उनका बेटा वापस मुंबई जाने लग जाता है तो वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। दूसरे साल रामेश्वर नहीं आया, केवल रमा आई, शायद बेटू को देखने। पर बेटू को जो देखा तो उसका माथा ठनक गया। जिस बेटू को वह छोड़ गई थी और जिसे अब वह देख रही है, दोनों में कोई सामंजस्य ही नहीं था। बात बात में उसकी जिद देखकर रमा का खून खौल उठ जाता। खाना वह दादी अम्मा के हाथ से खाता और सारे दिन चढ़ता रहता था। रात में सोता तो दादी माँ के दोनों अंगूठे पकड़कर सोता, और जब तक दादी माँ उसे लोरी नहीं सुनाती तब तक उसे नींद नहीं आती थी। सारे दिन दादी अम्मा की धोती का पल्ला पकड़कर उनके पीछे पीछे घुमा करता और शाम को गली मोहल्ले के गंदे गंदे बच्चों के बीच खेलता। उसे देखकर कौन कहेगा कि यह एक पढ़ी लिखी सभ्य लड़की का बच्चा है। घर के सामने जो कोई भी फेरी वाला निकल जाता उससे बेटू कुछ न कुछ जरूर खरीदता। ना दिलवाने से ज़मीन आसमान
एक कर देता और मचल मचल कर सारे आंगन में लौटता। अब अगले साल, मतलब जिस साल बेटू को छोड़ा गया था उसके अगले साल रामेश्वर तो घर नहीं आते हैं, लेकिन उनकी पत्नी घर आती है। और जब वो घर आकर बेटू को देखती है तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। शी वॉज फुली शॉक्ड। क्यों? क्योंकि बेटू अब इतना बिगड़ गया था दादी के प्यार में कि उसके बारे में कुछ पूछिए ही मत। वह बहुत ज़िद्दी हो गया था। वह खाना भी सिर्फ दादी के हाथ से खाता था और दिन भर चरता, मतलब दिन भर बहुत लोगों की आदत होती है कि दिन भर कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, तो उसकी आदत ऐसी हो गई थी। और रात में सोते समय अम्मा के दोनों अंगूठे पकड़ के सोता था, मतलब बच्चों की आदत होती थी। और जब तक उसे लोरी ना सुनाया जाए तब तक उसे नींद ही नहीं आती थी। फिर वह दिन भर अम्मा के ही पीछे रहता था और शाम को जब आसपास के गंदे लड़कों के साथ खेलता था। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया था। और वो क्यों आया था? वो इसलिए आया था क्योंकि दादी माँ बेटू को कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन यह जो बेटू का हालत हो गया था कि वह एकदम से बिगड़ गया था, यह बात रमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और ये किसी को भी पसंद नहीं होगा कि कोई भी यह नहीं चाहेगा कि उसका बेटा को खराब आदत लगे। लेकिन फिर भी वह कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि वह अपनी सास के खिलाफ जा नहीं सकती थी। तो अगले साल जब रमा वापस अपने बेटे को देखने आई तो बेटा बिल्कुल ही बदल गया था। वह बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। वह किसी की बात नहीं मानता था सिवाय अपने दादी की। और यह सब देखकर रमा को बहुत क्रोध आता था। वह बहुत गुस्सा हो जाया करती थी और रमा यही कहती है कि ऐसे को मैं छोड़ के नहीं गई थी, और अगर इसे कोई देखेगा जो कि ज़िद्दी हो गया है, दिन भर कुछ ना कुछ खाता रहता है, जो कि एकदम मतलब जिसे कहते हैं पंचर, जिसे हम लोगों के लैंग्वेज में कहा जाता है, तो उस टाइप का ये जो बच्चा है, क्या कोई देख के कहेगा कि यह मेरी तरीक या मेरे तरह एक पढ़ी लिखी लड़की का बच्चा है? वह ऐसा हो गया था कि मतलब उसे एकदम ज़िद्दी बना दिया था दादी के प्यार ने, क्योंकि उसे वो कुछ कहती नहीं थी। तो यही था कि वह ऐसा हो गया था। वह दिन भर मतलब उसके घर से जो भी फेरी वाला, मतलब गांव घर में पहले होता था कि घर के सामने से आए कुल्फी लेकर और फिर उसके बाद और भी खिलौने लेकर के सोन पापड़ी आया करती थी। तो ये सारी चीज़ें लेकर फेरी वाले जाते थे और वह उन सभी से कुछ ना कुछ खरीदता था। मतलब सिंपल बात कहें तो वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया था। और अगर उसे वो सामान ना दिलाया जाए तो वो रोने लग जाया करता था। मतलब बिल्कुल जिद्दी वह हो गया था। तो रमा यह सब देख रही थी, लेकिन आखिर रमा को जबान खोलनी ही पड़ी। अम्मा, आपने तो इसे बिगाड़ कर धूल कर रखा है, इस तरह कैसे चलेगा? और अब रमा को यह कहना पड़ता है कि आपने तो इसे पूरा बिगाड़ कर रख दिया है, ऐसे कैसे चलेगा? दादी माँ ने हंसते हुए बड़े ही सहज भाव से कहा, अरे बचपन में कौन जिद नहीं करता बहू, रामेश्वर भी तो ऐसा ही करता था। यह तो सच हूबहू उसी पर पड़ा है। समय आने पर सब अपने आप छूट जाएगा। यही तो उम्र होती है जिद करने की। साल 2 साल और कर ले, फिर अपने आप सब कुछ छूट जाएगा। और वे मुग्ध भाव से गोद में बैठे हुए बेटू के बालों में अंगुलियां चलाने लगी। तो एक दिन रमा कह ही देती है कि आपके प्यार ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। तो उसी पर दादी माँ हंसते हुए यहाँ पे भाव में रिप्लाई करती है कि बचपन में तो सब जिद्दी होते हैं, कौन नहीं होता अपने बचपन में जिद्दी? मेरा बेटा रामेश्वर भी तो ऐसा ही था, यह तो उसी पर गया है। तुम चिंता मत करो, जब समय आएगा तो सब कुछ अपने आप ही छूट जाएगा। और यही तो एक उम्र है जहाँ पे ये जिद कर सकते हैं। बस कुछ और सालों की बात है, फिर अपने आप सब कुछ छूट जाएगा। और फिर वह बेटू को, मतलब बेटू को जिसे हम लोग कहते हैं उसके माथे में हाथ फिराना, मतलब उसको वो फिर से प्यार करने लग गई।
रमा खून का घूंट पीकर रह गई। रमा की इच्छा हुई कि बेटू को अपने साथ लेती जाए, पर 1 साल का पप्पू ही से इतना परेशान करता था कि दोनों को एक साथ रखने का साहस नहीं हुआ। बम्बई जाते ही उसने अम्मा के पास जरा खड़ी खड़ी भाषा में पत्र पहुंचाने आरंभ कर दिए। जैसे ही वह 4 साल का हुआ, रमा ने लिख दिया, अम्मा अब उसे वहीं के नर्सरी स्कूल में भर्ती करवा दे, कम से कम कुछ तमीज तो सीखेगा। चिट्ठियां पढ़ती तो अम्मा को लगता बहू का दिमाग बौरा गया है। भला 4 साल का दूध पीता बच्चा कहीं स्कूल जा सकता है। रमा के पत्र आते रहे और अम्मा का ढर्रा अपने ढंग से चलता रहा। अब रमा जो है इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उदास रहती थी कि उसका बेटा उसके सामने में जो बिगड़ रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी यही थी कि वह कुछ बोल नहीं सकती थी। उसको तो यह इच्छा होता था कि वह बेटू को भी अपने साथ बम्बई ले जाए, लेकिन ऑलरेडी उसका एक बच्चा था और वह भी उसे बहुत परेशान करता था, तो दो दो बच्चों को संभालना भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी जब वह मुंबई जाती थी तो वहाँ से अम्मा को पत्र लिखती, जिसमें उसे मतलब खड़ी खड़ी भाषा, मतलब वो अम्मा को कहती कि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होइए। खड़ी खड़ी भाषा मतलब एकदम स्पष्ट कह दिया करती थी, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं कि बेटू को कैसे संभालना कैसे नहीं संभालना, क्योंकि आखिरकार वो उसकी माँ थी और उन्हें भी बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर चिंता होती थी कि कहीं उसके बेटे को कोई खराब संस्कार ना लग जाए। तो उसी पर वह अपने दादी को कहती है कि आप उसे एकदम से ये उसे थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखिए। और जैसे ही बेटू 4 साल का हो जाता है तो रमा दादी को लिख कर कह देती है कि अब इसे स्कूल में दे दो। लेकिन यह सब चिट्ठी पढ़कर अम्मा को बस यही लगता है कि बहू उनकी बौराई हुई, मतलब बहू का माथा खराब है, और वह ऐसा कुछ भी नहीं करती है। रमा पत्र भेजते जाती है, लेकिन वह अपने हिसाब से ही बेटू का लालन पालन करती रहती है। 2 साल बाद फिर रमा और रामेश्वर अपने 3 साल के पप्पू को लेकर आए। पप्पू ने अंग्रेजी की छोटी छोटी कविताएं याद कर रखी थी और बड़े अदब के साथ बोलता था। अभी 2 महीने पहले ही रमा ने उसे वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवाया था, पर बेटू वैसा नहीं था जैसे रमा उसे छोड़ गई थी। उम्र में वह ज़रूर बड़ा हो गया था, बाकी सब कुछ वैसा ही था। रमा उठते बैठते रामेश्वर से कहती, जैसे भी हो इस बार बेटू को अपने साथ लेकर ही जाना होगा। यही हाल रहा तो इसकी ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। यह भी कोई ढंग है भला। अब 2 साल बाद जब रामेश्वर और रमा वापस वहाँ पे आते हैं तो वह वैसा ही देखते हैं कि जैसा बेटू पहले वैसा था। पहले वो जैसे नालायक था, अभी भी वो वैसे ही नालायक है। और अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट, एक आयरनी बताई जाती है कि यहाँ पे पप्पू यानी कि जो छोटा बच्चा था उसके और बेटू के बीच में एक कंपैरिजन किया जाता है कि पप्पू को अंग्रेजी की छोटी छोटी कविताएं याद थी, मतलब पप्पू ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। लेकिन बेटू के समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। बेटू के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। वह अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुआ था, लेकिन बेटू अभी तक ना ही कोई हिंदी स्कूल ना ही कोई अंग्रेजी स्कूल में जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा कंपैरिजन यहाँ पे बोला गया है। और जब रमा इस बात को देख रही थी तो उसे मन होता था कि वह अपने पति को कह दे कि इस बार तो मैं बेटू को साथ लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। जो कि ऑब्वियस ही बात है कि इतना भी किसी को प्यार नहीं करना चाहिए कि उस प्यार में वह एकदम से बिगड़ ही जाए। इसीलिए वह बहुत वो अपने पति को कहती है कि मैं इस बार ले जाऊंगी, लेकिन वह यह कह नहीं पाती है। प्रैक्टिकली वह इस बात को नहीं अपने पे ले पाती है। अम्मा को बड़ा दुख होगा, फिर बेटू तुम्हारे पास ज़रा भी तो नहीं आता, वह अम्मा को छोड़कर कैसे रहेगा। ये सारी बातें सोच लो। रामेश्वर इस प्रसंग को जैसे टालना चाहता था, और अब रामेश्वर भी उससे कहता है कि बेटू तो तुम्हारे पास रहता ही नहीं है और वो अम्मा के बगैर कैसे रहेगा, और अम्मा को भी तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो अम्मा को कुछ भी कहने से पहले ये बात सोच लेना कि उनको तो बहुत ज़्यादा
दुख होगा और वह बेटू तुम्हारे पास आता भी नहीं है तो वह अम्मा को छोड़कर रहेगा कैसे। अम्मा के दुख की बात मैं मानती हूँ, रमा ने अपने आवेश को दबाते हुए कहा, पर जब उन्हें लिखा कि स्कूल में डाल दो तो उनसे नहीं हुआ। जैसी बताती हूँ वैसे तो रखती नहीं। अब इनके 2 दिन के सुख के लिए बच्चे का सारा भविष्य बिगाड़ कर रख दूँ। उसका गला भर्रा आया। अब रमा यह कहती है कि मैं भी जानती हूँ उनके बारे में, लेकिन तुम ही बताओ, मैंने उन्हें स्कूल में भर्ती करने को कहा, वो उनसे नहीं हुआ। तो अब मैं जैसे चाहती हूँ कि वो मेरे बच्चे को रखे वैसे वो रखती नहीं है। तो अब उनके थोड़े समय के सुख के लिए मैं थोड़ी अपने बच्चे को का जिंदगी कुर्बान कर दूंगी। और उसका गला भर्रा आया, मतलब वह भी रोने जैसी हो गई। रामेश्वर बेचारा धर्म संकट में था। उसे पत्नी की बातों में भी सार नजर आता था और वह अम्मा की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। सो बिना कुछ निर्णय दिए सारी बात रमा पर छोड़कर वह बम्बई लौट आया। रमा कभी मिठाई दिलाकर कभी तांगे में घुमाकर बेटू को अपने से हिलाने की कोशिश करने लगी। बेटू को तांगे में घूमने का बेहद शौक था, जो कम ही पूरा होता था। अम्मा को कभी स्वप्न में भी यह ख्याल नहीं था कि रमा पप्पू के रहते हुए भी बेटू को ले जाने का प्रस्ताव रखेगी। जिस दिन उन्होंने सुना, उनके पैरों तले की जमीन सरक गई। अब रामेश्वर बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए थे कि वह ना ही पत्नी के खिलाफ जा सकते थे क्योंकि वह भी ठीक बोल रही थी, और ना ही वह अपनी माँ के खिलाफ जा सकते थे। तो एक बहुत बड़ा धर्म संकट में वह फंस गए थे। लेकिन फिर भी वह इस पे कुछ भी निर्णय नहीं लेते, मतलब वो इस बात पे न्यूट्रल होके वह मुंबई चले जाते हैं। अब रमा यहीं गांव में रह जाती है। तो रमा बहुत कोशिश करती है कि वह बेटू को अपने पास रख ले, और वह उसे तांगे में घुमाकर मिठाई खिलाकर अलग अलग तरीके से बेटू को अपने पास रखने के मतलब अपने में मिलाने की कोशिश करती है ताकि वह उसे ले जा सके। लेकिन वह भी यह नहीं चाहती थी कि वह अब अम्मा को यह बोले कि मैं इसे वापस ले जा रही हूँ। लेकिन अंततः एक दिन उन्हें यह बात कहनी ही पड़ी, और जब उन्होंने यह बात अम्मा को कही तो अम्मा के पैरों तले ज़मीन सरक गई। जब रमा ने बेटू को उनके पास छोड़ने का प्रस्ताव रखा था, तब भी एकाएक उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। ठीक उसी प्रकार ले जाने की बात पर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तो जब रमा ने यह कहा था कि मैं बेटू को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ, तो उस बात पर भी दादी को विश्वास नहीं हो रहा था। और अब जब रमा यह कह रही थी कि मैं बेटू को आपके पास से ले जा रही हूँ, तो भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी कांपते हुए स्वर में कहा, कैसी बातें करती हो बहू, मेरे बिना वह पल भर भी तो नहीं रहता। इतना बड़ा हो गया, फिर भी जब तक मैं कौर नहीं देती तब तक खाता नहीं, सो एकाएक मुझसे दूर कैसे रहेगा। अब दादी बिल्कुल शॉक्ड थी, क्योंकि मतलब जैसे हम कहते हैं कि जब बुढ़ापा आता है तो आदमी का दूसरा बचपन आ जाता है, तो उसमें उसे कभी भी इस बात की समझ नहीं होती है कि वह जो कर रहा है वह गलत है या सही है। और यही चीज़ दादी के साथ भी थी। उन्हें इस बात का समझ कभी भी नहीं था कि वह जो बेटू के साथ कर रही है वह सही है या गलत। उन्हें हमेशा यही लगता था कि वह बेटू का सबसे अच्छा ख्याल रखती है, और इसीलिए जब रमा उनसे कहती है कि मैं बेटू को ले जा रही हूँ, तो उस पर वह बेटू को तो उस पर उन्हें उसके मतलब वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वह यह सोच रही थी कि मैंने इतना अच्छा ख्याल रखा तो भी यह मेरे से बेटू को अलग करने की बात करती है। तो उसी पर वह कहती है कि मेरे बिना तो वह पल भर भी नहीं रह पाता है। मैं जब तक खाना ना खिलाऊं तब तक वह खाता भी नहीं है, तो मुझसे एकाएक एक बार में मुझसे दूर कैसे रहेगा। नहीं रहेगा तो थोड़े दिन रो लेगा, आखिर इसकी पढ़ाई का सिलसिला भी तो जमाना है। अम्मा देखो, पप्पू स्कूल जाने लगा और यह अभी तुम्हारा पल्ला पकड़े पकड़े ही घूमता है। तो रमा भी कह देती है कि अगर नहीं रह पाएगा तो 2-3 दिन रो लेगा, लेकिन अब इसे यहाँ पे रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका पढ़ाई भी शुरू करना है। पप्पू स्कूल जाता है, उसकी पढ़ाई शुरू हो गई है, वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार हो गया है, लेकिन तुम्हारा ये लाल अभी भी पल्ला पकड़े ही जाता है। अरे पढ़ लेगा बहू, पढ़ लेगा, उम्र आएगी तो पढ़ लेगा। यह मत सोचना कि मैं उसे गंवार ही रहने दूंगी। रामेश्वर को भी तो मैंने पाला पोसा है, उसे क्या गंवार ही रख दिया।
फिर यह तो मुझे और भी प्यारा है, मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। इसे तो मैं खूब पढ़ाऊंगी, तू चिंता मत कर बहू, इसे ले जाने की बात मत कर। और वे फपक फपक कर रो पड़ी। और अम्मा बिल्कुल इमोशनल हो गई थी। वह यही कहती है कि उम्र आएगा तो खुद ब खुद पढ़ लेगा, और तू क्या सोचती है कि मैं इसे अनपढ़ छोड़ दूंगी? रामेश्वर भी तो मेरा ही बेटा है, तो क्या मैंने रामेश्वर को अनपढ़ ही छोड़ दिया? और यह तो मुझे और ज़्यादा प्यारा है, मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि आदमी को प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। मतलब आदमी को इंटरेस्ट से ज़्यादा प्रिंसिपल ज़्यादा प्यारा होता है। ठीक है, इसका लिटरल मतलब यही होता है। ठीक है, ब्याज का मतलब होता है प्रिंसिपल जो हम किसी दूसरे से लेते हैं, एंड मूल का मतलब होता है उसके ऊपर का इंटरेस्ट। तो आदमी को हमेशा इंटरेस्ट से ज़्यादा जो ये रहता है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है का मतलब होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट से इंटरेस्ट ज़्यादा प्यारा होता है आदमी को। और ये जो मूल है, मूल का मतलब होता है जो प्रिंसिपल हमने बोरो किया हुआ है, और जो ब्याज होता है वो इंटरेस्ट होता है। तो आदमी को इंटरेस्ट ज़्यादा प्यारा होता है। ये एक लोकोक्ति है, जो कि लोग आसपास में जो मुहावरे कहावतें होती है, यह बेसिकली वही है कि आदमी को मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। मतलब किसी भी चीज़ से ज़्यादा उस चीज़ से निकलने वाला जो, मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे इसका बिल्कुल अलग मतलब हो जाता है। मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा का मतलब कि अपने बेटे से भी ज़्यादा मुझे उसका बेटा प्यारा है। ठीक है, आदमी को प्रिंसिपल से ज़्यादा इंटरेस्ट प्यारा होता है, यही बात यहाँ पे बोली गई है। इसे तो मैं खूब पढ़ाऊंगी, तो चिंता मत कर बहू, इसे ले जाने की बात मत कर। और अब अम्मा एक आश्वासन देते हुए कहती है कि मैं इसे खूब पढ़ाऊंगी, लेकिन तू इसे ले जाने की बात मत कर। रमा की आंखों में भी आंसू तो आ गए, फिर भी उसने अपने पर काबू पाते हुए और स्वर को भरसक कोमल बनाकर कहा, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती अम्मा, पर आपके इस ज़रूरत से ज़्यादा प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ कर धूल कर दिया है। एक भी आदत तो इसमें अच्छी नहीं है। यदि आप सचमुच ही इसे प्यार करती है और इसका भला चाहती हैं, तो इसे मेरे साथ भेज दीजिए, और इसके साथ दुश्मनी ही निभानी है तो रखिए इसे अपने पास। कहने के बाद ही रमा को लगा जैसे बहुत कड़ी बात कह गई है। अब रमा भी कह देती है कि मैं भी आपका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, लेकिन आपके ही लाड़ प्यार के कारण यह ऐसा हो गया है। इसमें एक भी आदत अच्छी नहीं है, और अगर आप इससे सचमुच प्यार करती हैं तो आप इसे मेरे साथ जाने दीजिए। और अगर इससे दुश्मनी निभाना चाहती है, मतलब आप अगर यह चाहती हैं कि इसका विकास कभी ना हो, तो इसे अपने पास रखिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात कह देती है कि मुंह से निकल जाता है, मैं अपने बेटों के साथ दुश्मनी निभाऊंगी, मैं उसके दुश्मन हूँ। मैं तू मेरे प्यार की परीक्षा लेना चाहती है, पर ऐसी कठिन परीक्षा तो मत ले बहू, इससे तो तू मेरे प्राण ही ले ले। और वे फूट फूट कर रोने लगी। और इस पे अम्मा ओवर रिएक्ट कर जाती है, क्योंकि ऑल्दो रमा ने उतना इंटेंशन के साथ नहीं कहा था, उसके मुंह से निकल गया था, बट फिर भी एक बार जो कहते हैं कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकला हुआ जो बात होता है वह कभी भी वापस नहीं आता है। तो इसी का रिएक्शन अम्मा पे हो जाता है कि जब वह यह कह देती है कि आप इससे दुश्मनी मत निभाइए, तो अम्मा के ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और वे फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद एकाएक स्वर संयत करती हुई बोली, ले जा बहू ले जा, मेरा बेटू फूले फले फर लिखकर लायक बने, इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मेरा क्या है, अपनी 4 दिन की हंसी खुशी के लिए मैं तेरे बच्चों की ज़िंदगी नहीं बिगाड़ूंगी। मैं अनपढ़ गंवार औरत ठहरी, इसके लायक कहाँ से बनूंगी। तू इसे ले जा। 4 दिन को मेरी ज़िंदगी में हंसी खुशी आ गई, इससे तो तेरा बड़ा जस मानूंगी। रमा कुछ कहे उसके पहले ही उन्होंने रसोई घर में आकर भीतर से किवाड़ बंद कर लिए, और अम्मा अब उसे
कह देती है एक बहुत मतलब जो कि रिएक्शन में कहती है कि ले जा इसे ले जा, मेरा बेटा फूले फले यही मेरी आशा है, ये पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने यही मैं चाहती हूँ, मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या हो सकती है। मैं अपनी थोड़े समय की खुशी के लिए इसका ज़िंदगी तो नहीं बिगाड़ सकती हूँ, मैं ठहरी एक अनपढ़ गंवार औरत, इसके लायक कहाँ हूँ मैं, तू इसे ले जा, मैं यही मानूंगी कि मेरी जीवन में थोड़े समय के लिए खुशी आया और फिर वह खुशी चला गया। और इससे कि पहले रमा कुछ कहती, मतलब रमा भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अम्मा बिना कुछ सुने अपने जो किचन होता है उसका वह गेट बंद कर लेती है। रमा को खुद इस बात से बड़ा दुख हो रहा था, पर बच्चे के भीतर सोचकर वह निर्णय बदलने में अपने को असमर्थ पा रही थी। यही सोच सोचकर वह अपने मन को तसल्ली दे रही थी कि समय का मरहम अम्मा के घाव को अपने आप भर देगा। और यहाँ पर रमा को भी बहुत दुख हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया, लेकिन बच्चे की बात सोचकर कि बच्चे के लिए ये अच्छा है, वह अपना निर्णय नहीं बदल पा रही थी। मतलब वो यह नहीं कह पा रही थी कि नहीं मैं बेटू को अपने साथ नहीं लेके जाऊं, क्योंकि बेटू को उनके साथ ले जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। और वह यही सोच रही थी कि इस समय के साथ जो अम्मा का दुख है वह कम हो जाएगा, और इसी के साथ वह बेटू को अपने साथ ले जाती है। 2 दिन बाद औषधालय के एकमात्र नौकर और दोनों बच्चों को लेकर रमा अपनी माँ के यहाँ चल पड़ी। बेटू को बताया ही नहीं गया कि रमा उसे अपने साथ ले जा रही है। रोज़ की भांति तांगे में घूमने का लालच से वहाँ चला गया। जाते समय कह गया, दादी माँ मैं तेरे लिए मिठाई और गोली लेकर आऊँगा। दादी अम्मा ने उसे कलेजे से लगा लिया। एक बार उनकी इच्छा हुई कि वह बेटू को बता दे कि रमा उसे हमेशा के लिए उनसे अलग करके ले जा रही है, पर फिर भी वह चुप रही। तो 2 दिन बाद औषधालय के एकमात्र नौकर, मतलब औषधालय का उनका कोई नौकर होगा, उनका कोई काम करने वाला, उनका कोई स्टाफ होगा, तो उस स्टाफ के साथ रमा बेटू को लेकर अपने मायके चली जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर बेटू को ये बोलेंगे कि हम तुम्हें कहीं दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो वो तो मानेगा नहीं, वह जिद करेगा। तो तांगे में घुमाने के बहाने वह उसे ले जाते हैं। और इसी पर जब बेटू जाते हुए कहता है कि दादी माँ मैं तेरे लिए मिठाई और गोली लाऊंगा, मतलब मिठाई और गोली मतलब वो उसके लिए स्वीट्स लाएगा। तो अब दादी जानती थी कि यह बस अब मुझे मतलब अब यह सच नहीं हो सकता है, क्योंकि वह बेटू उनके यहाँ से जा रहा था। तो वह बेटू को गले लगा लेती है, और उनका एक मन एक बार तो होता है जो कि बच्चे का जैसे शरारती मन होता है, ठीक उसी तरीके का मन जो था वह अम्मा का भी हो रहा था। वह चाहती थी कि वह बेटू को एक बार बोल दे कि यह तुझे हमेशा के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन वह चुप रहती है। इसके बाद जो कोई भी घर में आया अपार आश्चर्य से उसने पूछा, अरे बहू बेटू को ले गई, तुम तो कहती थी कि बेटू अब तुम्हारे पास ही रहेगा। अम्मा को लगा जैसे किसी ने उनके कलेजे पर गरम सलाख दे दी हो। तिलमिलाकर जवाब देती, कहती तो थी पर अब रखा नहीं जाता, गठिया के मारे मेरा तो उठना बैठना तक हराम हो रहा है, सो मैंने ही कह दिया कि बहू अब पप्पू बड़ा हुआ सो बेटू को ले जाओ। अब यह बात कि बेटू को रमा ले गई, यह जब आसपास के लोगों को पता चला, तो पड़ोसियों का तो काम ही होता है आग लगाना, तो वो और कहती थी कि बेटू चला गया, तू तो कहती थी वो हमेशा तेरे ही पास रहेगा। तो उसी पर अम्मा तिल मिलाकर गुस्सा होकर कहती है कि मैं कहती तो थी, लेकिन अब मेरे से रखा नहीं जाता है, अब मेरी ही हालत ठीक नहीं है तो मैं उसे कहाँ से रखूँगी, इसलिए मैंने उसे अपने माँ के पास भेज दिया है। अरे अम्मा एक पल को तो तुम उसे छोड़ती नहीं थी, अब रह लोगी उसके बिना। और एक आदमी उसे कहता है कि एक पल के लिए तो तुमसे वो अलग नहीं रहता था, अब क्या तुम उसके बिना रह लोगी? नहीं रह सकती तो भेजती ही क्यों, अब यह कोई बच्चे पालने की उम्र है भला, जिसकी थाती थी उसी को सौंपी, बुढ़ापा है कुछ भजन पूजन ही कर लूँ, उसके मारे तो मेरा सब कुछ छूट गया था। अब वो इसी पर अम्मा को जब कोई और भी क्वेश्चन करने लग जाता है तो उसी पर वो कहती है कि हाँ मैं रह लूँगी, मैं अगर नहीं रह सकती तो मैं उसे भेजती ही क्यों। अब यह क्या कोई बच्चे पालने की उम्र है जिसकी वह मतलब जिसका वह ये था सामान था, मैंने उसे वह दे दिया। बुढ़ापा है कुछ भजन पूजन ही
कर लो, उसके मारे तो मेरा सब कुछ छूट गया था और अब मैं निकाल लूँगी जैसे तैसे समय। बुढ़ापा हो गया है, यह तो कोई बच्चे संभालने की उम्र नहीं है, भजन कीर्तन करने की उम्र है, तो वही कर लूँगी। बड़े ही संदिग्ध भाव से अम्मा की इस दलील को औरतें स्वीकार कर पाती और उन सभी को भी शक होता कि यह जो बातें कर रही है यह अपने दिल से नहीं कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है, जो कि पड़ोसियों का काम ही होता है। आज अम्मा के पास कोई काम नहीं था करने को, सो खाली आंगन में दर्दीले स्वर में एक लोरी गुनगुना रही थी। शाम को गुब्बारे वाला आया, बुढ़िया के बाल वाला आया, मिठाई के खिलौने बेचने वाला आया, तो बुझे स्वर में अम्मा ने सबको यही जवाब दिया, जाओ भाई जाओ, आज तुम्हारा ग्राहक नहीं है। उसे मैंने उसकी अम्मा के साथ भेज दिया। अब यहाँ मत आया करो, कभी मत आया करो, कोई तुम्हारी चीज़ें नहीं खरीदेगा। और उनका मन सुबक उठता, पर उनकी आंखों के आंसू जैसे सूख गए थे। और आज जिस दिन वहाँ से वो चला गया था, तो अब उनके पास कोई काम था नहीं, क्योंकि पूरे समय तो वो अपने बेटू को ही संभाला करती थी। तो वो वही एक दुख भरी जो कविता थी, जो दुख भरा लोरी था, वह अपने आप से गा रही थी। तो जब शाम को वो वेंडर आते हैं जो अलग अलग लोगों से जब बेटू खरीदा करता था, तो शाम को जब वो लोग जब रोज़ की तरह आते थे सामान बेचने के लिए, तो दादी उनसे कह देती थी कि तुम्हारा जो कस्टमर है वह अब यहाँ नहीं है, तुम लोग अब कभी मत आना। और यह कहने में दादी को बहुत तकलीफ होता था, लेकिन वह उनके आंखों के आंसू जो है वो सूख गए थे। मतलब वो रोना तो चाहती थी, लेकिन इतना उन्हें इस बात का दुख था कि अब उनके आंखों से आंसू ही नहीं निकलते थे। और ये बहुत होता है, जब एक आदमी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तो उसे रोना आता है, लेकिन जब दुख एकदम एक लेवल को ही पार कर देता है तो उसके बाद से आदमी दुखी होना भी भूल जाता है, आदमी रोना भी भूल जाता है। रोना भी आदमी को नहीं आता है, आदमी का मन जरूर ये होता है, इमोशनल होता है, लेकिन आंख से आंसू नहीं निकलते हैं। अगर एक आदमी बहुत ज़्यादा दुख सह ले, आंसू भी उन्हीं के आंखों से निकलते हैं जो लोग सुख देखते हैं। बहुत ज़्यादा दुखी आदमी के आंख से आंसू भी नहीं निकलते हैं। तीसरे दिन औषधालय का नौकर वापस आया तो सबसे पहले खबर दी कि दादी अम्मा को याद करते करते बेटू को बुखार आ गया और वे उसे भरे बुखार में छोड़कर आया है। वह रमा के हाथ से न कुछ खाता है न दवाई पीता है। अम्मा ने सुना तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। वह पागलों की भांति दौड़ती हुई औषधालय में पहुंची। अरे सुनते हो, बेटू रो रो कर बीमार हो गया है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वह मेरे बिना नहीं रह पाएगा, पर बहू को कौन समझाए। अब तो रात की गाड़ी से ही जाकर मुझे उसे लाना होगा, वह तो रो रो कर जान दे देगा। हे भगवान, मेरी मति पर भी पत्थर पड़ गए थे जो बहू की बात मान गई। अब जब नौकर वापस आता है, नौकर वहाँ पे छोड़ने गया था रमा को, तो जब वह वापस आता है तो वह बताता है कि बेटू दादी को इतना याद कर रहा था कि वह रोते रोते उसे बुखार हो गया है, वह कुछ खाता पीता कुछ नहीं है। तो इसी पर जो दादी है वह औषधालय यानी कि अपने पति के पास जाकर कहती है कि सुनते हो, अब बेटू ने अपनी कैसी हालत कर ली है। मैं जानती थी उसकी ऐसी हालत होगी, मेरी ही मति मारी गई थी कि मैंने बहू की बात मान ली। अम्मा रोती थी और कपड़े ठीक करती जाती थी। नर्मदा आई तो आश्चर्य से बोली, कहाँ की तैयारी कर रही हो अम्मा? और मैंने पिछले पैराग्राफ में एक चीज़ बोलना भूल गया मैं, कि यहाँ पे जो दादी थी वह मतलब खुद तैयार हो रही थी कि वह बेटू के यहाँ जाएगी। मतलब इतना ज़्यादा प्रेम था कि वह अपने को रोक नहीं पा रही थी। वह चाहती थी कि जल्द से जल्द वह अपने बेटू के पास चली जाए। तो उसी पर जब वह तैयार हो रही थी तो उनकी नौकरानी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? अरे शिब्बू बहू को छोड़कर लौटा तो बताया कि बेटू ने तो रो रो कर बुखार चढ़ा लिया। मैं तो भेजकर अपनी तरफ से निश्चिंत हो गई थी, पर वह रह सकता है क्या? उसके तो प्राण मुझ में कुछ ऐसे पड़ गए थे कि क्या बताऊं। कोई अगले जन्म का संस्कार ही समझ, और अब
जाकर लाना पड़ेगा, नहीं तो छोरा रो रो कर प्राण दे देगा। गर्व और आनंद से उनकी छाती फूल गई। और जब उनसे पूछा गया कि तुम कहाँ जा रही हो, तो उसी पर वह कहती है कि शिब्बू जो है, शिब्बू उनका नौकर था, तो शिब्बू जो है वह उसे छोड़कर आया था और वह यही बता रहा था कि उसने अपना रोते हुए हाल खराब कर लिया है, तो मैं उसे लेने जा रही हूँ। तीसरे दिन ही बेटू को लेकर वे लौट आई। जिसने देखा उसी ने कहा, अरे 4 दिन में ही बच्चा सूख गया, और वह उसे लेकर वापस आ गई। तो सब यही कह रहे थे कि बच्चा सूख गया, जो कि गांव घर में लोगों की आदत होती है कहना। गांव घर के लोग बोलते बहुत ज़्यादा हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। काम कम और बोलना ज़्यादा। सूखेगा नहीं तो कुछ खाया नहीं, और एक पल को आंसू नहीं टूटा। मैं तो सोचती थी कि बहू के हवाले करके सुख से पूजा पाठ करूंगी, पर अब यह रहता भी तो नहीं। तो वो जब उसे ले आती है तो मोहल्ले की औरतें कहती हैं कि यह तो सूख कर एकदम ये हो गया, बच्चा तो सूख गया है। तो उसी पर वो कहते सूखेगा नहीं, खाता पीता है नहीं, मेरे बिना तो रहता ही नहीं है, तो ऐसी ही हालत होगी इसकी। मैंने तो बहू के हवाले हवाले करके ये सोचा था कि अब मैं निश्चिंत हो जाऊंगी, लेकिन यह रहता भी तो नहीं है, यह तो मेरे से इसका तो आदत हो गया है मुझे। 1 साल उन्होंने इसी प्रकार निकाल दिया। रमा बम्बई से आई और फिर बेटू का वही रवैया देखा तो सोचा कि वह उसे सीधे बम्बई ले जाती तो यह सारा कांड नहीं होता। अम्मा बम्बई तक नहीं आ सकती थी। सो एक बार फिर दादी माँ को रुलाकर उनके मना करने पर भी वह बेटू को लेकर बम्बई के लिए चल पड़ी। जाने किस आशा से अम्मा ने सारी जमा पूंजी खर्च करके शिब्बू को साथ कर दिया। रमा मना करती रही कि अब दोनों बच्चे बड़े हैं और वह संभाल लेगी, पर अम्मा ने शिब्बू को साथ भेज ही दिया। अब 1 साल तक तो वह जब बेटू को वापस लेकर आ गई थी, तो उसके बाद तो 1 साल तक बेटू उनके साथ ही रहा। लेकिन जब रमा मुंबई से वापस आई तो वह यही सोचती है कि मैं तो उस समय बेटू को मायके लेके चल गई थी, इसीलिए यह बुढ़िया मेरे यहाँ पे आके बेटू को अपने साथ ले गई। अगर मैं इसे मुंबई ले जाती, अगर मैं इसे सीधे मुंबई ले जाती तो दादी ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि मुंबई तक तो वो दौड़ी दौड़ी नहीं आ सकती है ना। तो वह फिर बेटू को अपने साथ ले जाती है। इस बार भी दादी बहुत मना करती है, लेकिन रमा जो थी वह एकदम अपने निर्णय पे अटल थी। वह बिल्कुल भी अपने निर्णय से नहीं हिली डुली। तो इस बार क्या हुआ कि इस बार भी रमा के ना कहने पर भी शिब्बू जो कि उनका नौकर था उसको रमा के साथ भेज दिया गया, ताकि शिब्बू वहाँ पर जाकर यह बता सके कि बेटू अभी कैसी हालत में है, वह क्या कर रहा है। तो इसीलिए अपना दूत बनाकर उन्होंने शिब्बू को भेजा वहाँ पे। ठीक है। दूसरे दिन से जो कोई भी आता, अम्मा उसी के सामने यह मनौती मनाती कि किसी तरह बेटू रमा के पास हिल जाए तो वह ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाएगी। उच्च स्वर से वह रात दिन रट लगाया रहती कि बेटू मुझे किसी तरह भूल जाए। पर 7 दिनों के बाद जब शिब्बू लौट कर आया तो वह ऐसे दौड़ पड़ी मानो वह बेटू को लेकर ही आया हो। झपट कर उन्होंने पूछा, मेरा बेटू कहाँ है? मेरा बेटू ठीक है शिब्बू? तुझे मैंने किस लिए भेजा था? उनका स्वर बुरी तरह कांप रहा था। अब जब दूसरी बार बेटू को भेज दिया गया था तो उसके बाद अम्मा यही मनाती थी कि बेटू अब अपनी माँ के साथ रहे, उसका मन अब अपनी माँ के साथ रहने में लग जाए। लेकिन फिर भी वह बेटू को भूल नहीं पा रही थी। इसीलिए जब शिब्बू कुछ समय बाद वापस लौटता है तो वह भूल गई थी कि एकदम से बेटू को उन्होंने भेज दिया और बेटू अब कभी भी वापस नहीं आने वाला है। वह शिब्बू के पास यही सोचकर दौड़ती है कि शायद वह बेटू को लेकर आया है, लेकिन बाद में जब उन्हें वह नहीं मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है शिब्बू तो वहाँ पे बस देखने गया हुआ था। तो जब शिब्बू वापस नहीं आता है तो उनका जो स्वर था वह बुरी तरह कांपने लग जाता है। इस बार तो अम्मा बहू जी ने बेटू को हिला लिया। वहाँ बहू जी के मकान में बहुत सारे बच्चे हैं, उन सब से दोस्ती हो गई, सो खूब खेलता है। ट्राम, बस, बगीचे, झूले, इन सब में उसका मन लग गया। शिब्बू ने बताया तो अम्मा शून्य पथराई आंखों में उसे ऐसे देख रही थी मानो कुछ समझ ही नहीं रही हो। अब शिब्बू उनसे यही कहता है कि बेटू वहाँ पे घुल मिल गया है, वहाँ पे जिस मकान में वो रहता है वहाँ भी और भी बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों के साथ बेटू घुल मिल
गया है। ट्राम, बस, बगीचे, झूले, इन सब में उसका मन लग गया। मतलब शिबू अब यही कह देता है कि हमें जो इस बात की चिंता थी कि बेटू का मन नहीं लगेगा, वैसा अब नहीं है। अब बेटू वहाँ पे खुशी खुशी है। तो अम्मा यह सब ऐसे सुन रही थी जैसे उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अम्मा यह चाहती थी कि बेटू वहाँ से वापस आ जाए, क्योंकि वो इतना प्रेम प्रेम था उसके लिए, कि अपार प्रेम था उसके लिए, कि वह कहीं ना कहीं चाहती थी। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि बेटू अब वहाँ पे एकदम से सेटल हो गया है, तो वह थोड़ी सी दुखी हुई। शिबू कहे चला जा रहा था, चलो तुम्हारी चिंता दूर हुई, मैं तो अम्मा 2 दिन इसी मारे ज़्यादा रुक गया कि कहीं रोया तो अपने साथ ले जाऊंगा। पर इस बार बहू जी ने उसे समझा दिया और वह भी समझ गया। अब वहाँ जम जाएगा, अब तो तुम प्रसाद चढ़ाओ अम्मा और मज़े से भजन पूजन करो। और शिबू यह भी कहता है कि मैं तो 2 दिन इसी के लिए रुक गया कि मैं पूरी तरीके से कंफर्म हो जाऊं कि बेटू वहाँ पे सही में हिल मिल गया है कि नहीं। लेकिन मैं पूरी तरीके से तुम्हें आश्वासित करके कहता हूँ कि बेटू अब वहाँ पे पूरी तरीके से हिल मिल गया है और तुम्हें अब कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तो तुम प्रसाद चढ़ाओ और भजन पूजन, मतलब जो अम्मा ने कहा था वही अब तुम करो। एकाएक जैसे अम्मा की चेतना लौट आई। और अब तक अम्मा की चेतना, मतलब अम्मा जिसको हम लोग कहते हैं ना ब्रेन फ्रीज हो जाना, वो चीज़ अम्मा के साथ हो गया था। क्या कहा? बेटू मुझे भूल गया? सच? मेरी बड़ी चिंता दूर हुई। इस बार भगवान ने मेरी सुन ली। ज़रूर प्रसाद चढ़ाऊंगी रे, मेरे बच्चे के जी का कलेश मिटा। मैं प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगी भला? और फिर गीली आंखों और कांपते हाथों से उन्होंने जेब से ₹1.25 निकाल कर शिब्बू को देते हुए कहा, ले पेड़े लेते आ, अब प्रसाद चढ़ाकर बांट ही दूँ। कौन? नर्मदा? सुना नर्मदा, बेटू मुझे भूल गया, बस भूल ही गया। और उन्होंने भर भर आती आंखें आंचल से पोंछी और हंस पड़ी। और ये एक बहुत इमोशनल सा पैराग्राफ है यहाँ पे, कि जब उन्हें यह पता चलता है कि बेटू वहाँ पे सेटल हो गया है, तो वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी, लेकिन वह इस बात को बाहर में निकालना नहीं चाहती थी। तो वह शिब्बू से कहती है कि तू कह रहा था कि मैं मिठाई चढ़ाऊंगी, मैं ज़रूर मिठाई चढ़ाऊंगी, ये ले पैसा और जा मिठाई लेकर आ। और वह जो उनकी नौकरानी थी नर्मदा, वह नर्मदा से भी कहती है कि तूने सुना, बेटू मुझे भूल गया। मतलब वो बाहर से तो कुछ और दिखा रही थी, लेकिन उनके अंदर में कुछ और था। बाहर से वह यह दिखा रही थी कि बेटू अब वहाँ पे सेटल हो गया है, वह एकदम से वहाँ पे खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर में एक द्वंद्व चल ही रहा था। अंदर ही अंदर वह इस बात को के लिए कर बहुत दुखी थी, लेकिन बाहर वह इस चीज़ को दिखाना नहीं चाहती थी। तो यही इमोशनल एंडिंग से होता है कि हमारी दादी जो है वह अपने कलेजे पे पत्थर रख करके वह इस बात को मान लेती है, और उनका जीवन पता नहीं अब इसके बाद उनका जीवन कैसा रहता है। लेकिन जो सबसे दुख की बात मुझे ये लगी कि आखिरी बार मतलब अम्मा बेटू को देख भी नहीं पाए, क्योंकि हो ही सकता है कि बेटू वहाँ पे ख़राब तरीके से रहता हो, वो वहाँ पर खुला मिला ना हो, और शिब्बू ने बस ऐसे ही बस अम्मा का दिल रखने के लिए भी कह दिया हो। अब क्या बात है वो तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इससे कहानी का जो टाइटल है मजबूरी, वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि यहाँ पे हम शुरू से लेकर अगर अंत तक देखें तो मजबूरी ही हमें यहाँ पे दिखाई देता है। सबसे पहली मजबूरी तो हमें यह दिखाई देती है कि रामेश्वर और उनकी पत्नी अम्मा के पास नहीं रह सकते थे, क्योंकि काम की मजबूरी उनके पास थी। फिर जो दूसरी मजबूरी हमें यहाँ पे ये दिखाई देती है कि रमा को अपने बेटे को अपने से अलग करना पड़ा, क्योंकि उनकी भी यह मजबूरी थी कि वह दोनों बच्चों को साथ में संभाल नहीं पाती थी। फिर जब बेटू का लालन पालन बहुत लाड़ प्यार के साथ हुआ और बेटू बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया था, ज़िद्दी हो गया था, तो भी रमा और रामेश्वर कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि यहाँ भी उनकी अम्मा के प्रति एक मजबूरी थी। फिर जब अम्मा ने बेटू को भेज दिया, तो वहाँ पे अम्मा की भी मजबूरी थी, क्योंकि
पहली बात तो वह उसी का बेटा था, तो यह तो उनकी मजबूरी थी ही कि वह उसके पास रहेगा। और दूसरी मजबूरी एक सामाजिक मजबूरी भी हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कि बहू ने बहुत कोशिश किया लेकिन दादी बेटे को देने को तैयार ही नहीं है। तो इस मजबूरी में भी उन्होंने यहाँ पे मतलब इस मजबूरी में भी उन्होंने अपने बेटू को भेज दिया। फिर और एक मजबूरी यहाँ भी दिखाई देती है कि वह रमा भी नहीं चाहती थी कि वह बेटू को ले जाए, लेकिन इस बात की भी मजबूरी थी कि यहाँ पे उसे अपने बच्चे का फ्यूचर ठीक करना था। लास्ट में और एक मजबूरी जो कि शिब्बू के साथ भी हो सकती है, कि हो ही सकता है कि मुझे तो नहीं लगता है कि जो 1 साल और इतने सालों से अपने दादी के पास रहा वह बेटू वहीं पे कुछ चंद दिनों में घुल मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि शिब्बू और रामेश्वर की भी मजबूरी रही हो कि वह अपने दादी को यह कहे कि बेटू अब वहाँ पे सेटल हो गया है। और अंत में दादी की भी यह मजबूरी थी कि उन्हें भी शिब्बू की कही हुई बात माननी पड़ी, क्योंकि जो मैंने कहा कि सामाजिक जो कि प्रेशर होता है उसके अंदर में भी बहुत मजबूरी आदमी की हो जाती है। तो शुरू से लेके अंत तक सिर्फ मजबूरी ही मजबूरी दिखाई देती है, और इसीलिए इस कहानी का जो मन्नू भंडारी जी ने नाम रखा है मजबूरी, वह बहुत अप्रोप्रिएट है। तो काफ़ी फेवरेट स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप इसे ज़रूर एक बार रीडिंग कीजिएगा। बहुत इमोशनल भी स्टोरी है कि कैसे हमारे बड़े बूढ़े हमारे प्रेम के लिए बहुत कुछ करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ बेटू और उनकी भी कहानी नहीं दिखाई गई है, यहाँ पे और भी बहुत बूढ़े दादी नानी इन सब की कहानी दिखाई गई है। और जब बुढ़ापा आता है तो हम उसे कहते हैं द सेकेंड चाइल्डहुड, क्योंकि फिर से बचपना आ जाता है। दादी को कभी ये नहीं लगा कि वह बेटू को बिगाड़ रही हैं, वो हमेशा इनोसेंट थी अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी आउटकम वैसा नहीं हुआ, तो इसीलिए उन्हें मजबूरी में अपने बेटू से अलग होना पड़ा। ओके, सो हम यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं। ओह, अब तो हो गया, आई एम सो सॉरी, अब तो हो गया। हमारा जो गद्य संकलन था वो भी हो गया है, काव्य मंजरी भी मैंने करवा दिया है। सारा आकाश तो बहुत पहले ही हो गया था, अब आषाढ़ का दिन अगर वह हो पाता है तो मैं उसे भी डाल दूंगा। ओके, सो बहुत अच्छा लगा कि आप फिर से आपने जो इसका सीज़न 3 में बोल सकता हूँ बेसिकली, तो सीज़न 3 में भी आप मेरे साथ रहे। थैंक यू वेरी वेरी मच। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।